नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कल जिस तरह का हमला ईरान ने इजराइल के ऊपर किया है और जिस तरह यूएई में अमेरिकी सैनिकों को मारा है, उसने सारी दुनिया में एक तरह से तहलका मचाया हुआ है। हर जगह सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर इस जंग में हो क्या रहा है। मजेदार बात यह है कि जिस समय ट्रंप व्हाइट हाउस में खड़ा होकर बोल रहा था कि ईरान की मिसाइल पावर हमने पूरी तरह से खत्म कर दी, ठीक उसी वक्त ईरान इजराइल के ऊपर न केवल अटैक कर रहा था बल्कि यूएई के ऊपर भी अटैक कर रहा था। खबर तो यह है कि कुछ और जगहों पर अमेरिकन बेसिस पर अटैक हुआ है। खास तौर पर बहरीन में अटैक हुआ है अमेरिकन बेसिस के ऊपर। यूएई की खबर यह है कि 37 अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं, यह दावा किया है ईरान ने। और सिर्फ ईरान यह दावा नहीं कर रहा है, एक मैगजीन है द इंटरसेप्ट, वार मामलों पे काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। द इंटरसेप्ट में एक आर्टिकल आया है और वो आर्टिकल लिखा है निक टर्स ने। और निक टर्स ये बता रहे हैं कि यहां कैजुअलिटी कवर अप किया जा रहा है, यानी जो मारे गए अमेरिकी सैनिक हैं उनके जो नंबर्स हैं वो घटा कर बताया जा रहा है। पुराना डेटा भेजा जा रहा है, नया डेटा नहीं भेजा जा रहा है। और इस आर्टिकल को जब आप पढ़ते हैं तो यह बात समझ में आती है कि ट्रंप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, ट्रंप कैसे भी दावे कर रहा हो, असलियत यह है कि बिना ईरानी जमीन पर उतरे ही उसके ढेरों सैनिक मारे गए हैं। और इन सैनिकों का नंबर अमेरिका में बताया नहीं जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल में कितने लोग मारे गए हैं यह बात दुनिया को बताई नहीं जा रही है। एक तरफ अपने मरे हुए लोगों के नंबर्स छुपाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो दावे किए जा रहे हैं उनको सुनिए। पीट हेग्सेथ, कई बार बता चुका हूं मैं आपको, है तो वो अमेरिका का वार मिनिस्टर, लेकिन उसका कैरियर सिर्फ इतना है कि एक टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया करता था, फिर प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के साथ उसके रिश्ते बन गए और जाने क्या क्या। उसकी सिर्फ एक खूबी है और वो खूबी ये है कि वो ट्रंप का अंधभक्त है। जैसे अपने देश में अंधभक्त होते हैं, वैसे वो ट्रंप का अंधभक्त है। जो ट्रंप कहता है वही दोहराता है। और ट्रंप उसके ऊपर पहले ही डाल चुका है कि पीटर हेग्सेथ ने ही सबसे पहले जंग के लिए कहा था। उसके ऊपर जो आरोप है वो भी मैंने आपको बताया था कि आरोप यह है कि इसके एजेंट ने हथियारों वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश की इस जंग के शुरू होने से ठीक पहले। वो सब अभी छोड़ देते हैं। पीटर हेग्सेथ का एक बयान आता है जो दरअसल ट्रंप के बयान को दोहरा रहा है। ट्विटर पर लिखता है पीटर हेग्सेथ स्टोन एज के बारे में, वेलकम टू स्टोन एज, यानी कहना यह चाहते हैं कि ईरान जो है वो उस जमाने में पहुंच गया जब दुनिया पत्थरों से चला करती थी, पत्थरों के हथियार होते थे, पत्थरों से आग सुलगाई जाती थी। यानी ईरान में जितना कुछ बना था वो सब हमने खत्म कर दिया। ईरान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। ना अब उसके पास साइंस बची है, ना बिजली बची है, ना तेल बचा है, ना ये है ना वो है। मतलब तो यही हुआ। हालांकि स्टोन एज के बारे में देखा जाए तो जिस तरह से वहशी उस दौर के इंसान हुआ करते थे, हालांकि आज से बहुत बेहतर थे, इन सबों से बहुत बेहतर थे, लेकिन जैसे वो हुआ करते थे जो दिन रात खाने की तलाश में रहते थे और जिनको सिर्फ अपनी बॉडी से मतलब था, जिनकी कोई नैतिकता नहीं थी, जिनकी कोई भी आप कह सकते हैं ट्रेनिंग नहीं हुई थी, वैसा अगर देखा जाए तो पीटर हेग्सेथ के लिए ज्यादा बेहतर है, इसके जैसे लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, जिनके पास ना तो तमीज है और ना ही और कुछ। इसलिए मैंने उसको रिट्वीट करके यही लिखा था कि भाई स्टोन युग लायक तो तुम लोग हो, वहीं रहो, बेहतर है जल्दी वहां पहुंच जाओ। खैर वो बात छोड़ देते हैं। तो क्या ईरान स्टोन एज में पहुंच गया है? ईरान में इतना नुकसान हो गया है? एक वीडियो मैं देख रहा था, वो वीडियो आपको भी दिखाता हूं। तेहरान की सड़कें हैं और उन पर एक खातून चली जा रही हैं, हाथ में कुछ खाने का उन्होंने लिया हुआ है और जो बिल्लियां सड़क पर हैं उन बिल्लियों को वो खिला रही हैं। यानी उनकी चिंता यह है कि जंग के माहौल में कहीं बिल्लियां भूखी न रह जाएं। आप सोच के देखिए, वैसे तो सड़कें वगैरह देख के आप समझ सकते हैं कि तेहरान स्टोन एज छोड़िए मोस्ट मॉडर्न दिखाई दे रहा है अभी भी, लेकिन उसके बावजूद आप ये इंसानियत देखिए जिसमें एक महिला बिल्लियों को खाना खिला रही हैं कि बिल्लियां भूखी न रह जाएं। ऐसे सीन हमने गजा में भी देखे थे जहां लोग खुद बर्बाद हो चुके थे, लेकिन बिल्लियों को जिंदा रखने के लिए उनको खिलाने की कोशिश कर रहे थे। यह इंसानियत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, यह इंसानियत कहीं पैदा होने से नहीं आती, यह इंसानियत एक कल्चर से आती है, एक 5000 साल पुराने कल्चर से आती है। मुझे याद आता है कि मेरी दादी जो है
वो सुबह उठकर सबसे पहले चिड़ियों के लिए दाना डाला करती थी और गर्मियों के मौसम में मिट्टी के बर्तन में बार बार पानी भर के रखती थी कि चिड़ियां वहां से आके पानी पी सके। अपनी जमीन से, अपने जानवरों से, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत सिर्फ ट्रेडिशन से आती है, परंपरा से आती है, कल्चर से आती है, ये पैसे से नहीं खरीदी जाती। और भी बहुत सारे सीन ईरान में दिखे हैं। एक बच्चा दिखा जो हाथ पांव से मजबूर है, लेकिन एक जूस वाले के साथ काम कर रहा है, जूस लगातार निकाल रहा है, उसकी मदद कर रहा है ताकि जो सैनिक हैं उनको जूस पिलाया जा सके। कितने ऐसे सीन, कितनी औरतें जो पूरी पूरी रात सड़कों पर रहती हैं और सुबह जाकर अपना काम करती हैं, दफ्तरों के अंदर भी और घरों के अंदर भी। यह आपको स्टोन एज दिखाई दे रहा है अगर, तो आपकी आंखों की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो ईरान की मिसाइलों की रोशनी में शायद ठीक हो जाए। पीटर हेग्सेथ या फिर मार्क रूबियो या फिर ट्रंप इजराइल आकर कुछ दिन रहें तो शायद उनके समझ में आ जाए कि असल में हालात क्या हैं। हालात यह हैं कि आयरन डोम खत्म हो चुका है, आयरन डोम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं और अब इजराइल अमेरिका से कह रहा है कि आयरन डोम को रिचार्ज करने के लिए हमें पैसा दो। मतलब आप ईरान से लड़ने चले थे, अमेरिका के मदद के बिना आप 5 दिन नहीं लड़ सकते और अब आप अमेरिका से पैसा मांग रहे हैं कि आयरन डोम के लिए पैसा दो। एक अमेरिकी सेनेटर हैं अलेक्जेंड्रिया डिकारियो कार्तेज, उन्होंने बयान दिया है, ट्विटर पर बयान दिया है कि मैं सीनेट के अंदर वोट करूंगी कि एक पैसा इजराइल को ना दिया जाए। अमेरिकी जनता का पैसा इजराइल को क्यों दिया जा रहा है। और इसके आगे ट्रंप का एक बयान देखिए। ट्रंप यह कहता है कि अमेरिका में जो लोग हैं उनके मेडिकेयर का, एजुकेशन का और बाकी सबका खर्चा हम नहीं दे सकते क्योंकि हमको जंग पे खर्चा करना है, हमको नेशनल सिक्योरिटी पे खर्च करना है। मैं बार बार यही कहता हूं कि अमेरिकी लोगों के हक का पैसा उठा उठा के इजराइल को दिया जा रहा है, उसके बावजूद इजराइल नहीं लड़ पा रहा। आयरन डोम खत्म हो गया, ईरान जहां चाह रहा है वहां मार रहा है और वहां का आर्मी का चीफ कह रहा है कि अब तो हमारे पास सैनिक नहीं बच रहे हैं, अगर और सैनिक हमें नहीं मिले तो हम लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये हालत है इजराइल की और दावा किया जा रहा है कि तबाह ईरान हुआ है। असल में ईरान वाली जंग का असर बहुत गहरा हुआ है पूरे इलाके में, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और अब तो ट्रंप के बयान के बाद यह क्लियर है कि जमीन पर लड़ाई हो या आसमान की ही चलती रहे, लेकिन यह लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। इसका असर यह होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कई सारे अरब मुल्कों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। जैसे सीरिया से असद को हटाया गया, जाने के लिए मजबूर किया गया और वहां पर अलशरा को बिठा दिया गया जो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका का पिट्ठू है। अब सीरिया के अंदर जिस तरह के बवाल देखने को मिले हैं पिछले 2 दिनों में, हमा हो या बाकी सारी जगह हो, जिस तरह के जुलूस निकल रहे हैं, जिस तरह से इजराइल के खिलाफ बयान आ रहे हैं, वहां के कबीलों के जो आप कह सकते हैं लीडर्स हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह की भीड़ निकल रही है, उनके हाथों में हथियार हैं, वो बयान दे रहे हैं कि इजराइल पर सिर्फ ईरान से बम नहीं गिरेगा, हम भी मिसाइल गिराएंगे, हम भी बम गिराएंगे। वो ये बता रहा है कि सारे तमाशे के बावजूद सीरिया के अंदर अभी भी जोलानी का विरोध करने वाले, जोलानी की मुखालिफत करने वालों के नंबर्स काफी हैं। ये बवाल शुरू क्यों हुआ? एक नियम बनाया गया, एक कानून पास हुआ इजराइल की कनेसेट में, संसद में, जिसमें फलस्तीनियों को सीधे फांसी देने की बात है। फलस्तीनी जो गिरफ्तार हैं, बिना ड्यू लीगल कोर्स चलाए, बिना कानूनी जरूरियात को पूरा किए, सीधे उनको फांसी देने की बात के लिए एक नियम बना। और उस नियम के बनने के बाद आपने देखा कि वहां के मिनिस्टर शराब पीते हुए और उसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। ये स्टोन एज है, ये पत्थर वाला जमाना है जहां सीने के अंदर दिल नहीं है, जहां बिना किसी कानून के फांसी दी जा रही है। ये कबीले का रूल है। इसके पास होने के बाद से सीरिया के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सीरिया का यह कहना है कि अगर यह कानून सीरिया का नहीं, सीरिया के बहुत सारे लोगों का, अलशरा तो, जोलानी तो बिल्कुल चुप है, वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सीरिया का एक हिस्सा इसको लेकर सड़कों पर लगातार उतरा हुआ है और उसका कहना है कि अगर इजराइल ने यह रूल वापस नहीं लिया तो हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। फलस्तीन के अंदर भी, गजा के अंदर भी इसके खिलाफ जुलूस निकले हैं। ईरान ने भी इसके खिलाफ बयान दिया है और भी लोग बोल रहे हैं। हालांकि बड़ी दुनिया चुप है, जो अपने आप को सबसे शरीफ कहते हैं वो चुप है। नेशनल अखबार जो इंग्लैंड का है, उसने एक खबर छापी है कि फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल में ऐसा रूल बन गया, ऐसा कानून पास हो गया और हमारा प्राइम मिनिस्टर चुप है। अकेले स्ट्रेमर नहीं,
पूरा यूरोप चुप है, एशिया चुप है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी आसाम में जाकर जो चाय चुनने वाली औरतें हैं उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ वीडियो बनाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन फलस्तीनियों के खिलाफ इतना घटिया कानून बना है जो शायद दुनिया का सबसे खतरनाक कानून हो, उस पर नरेंद्र मोदी की भी जबान नहीं खुलती है। पाकिस्तान से भी कोई बयान नहीं आया है, कहीं से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि लोग धीरे धीरे गजा को भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं कि आज भी गजा पर बम गिर रहे हैं, लोग भूल गए हैं कि आज भी गजा वाले किन हालात में रह रहे हैं। कल एक खबर आई थी और कुछ वीडियोस आए थे जिनको देखकर किसी भी इंसान का सीना फट जाएगा। जिस समय गजा में लगातार अस्पतालों पे बमबारी चल रही थी, कई सारे जो तुरंत के जन्मे हुए बच्चे थे, उन बच्चों को वहां से हटा दिया गया था, इजिप्ट भेज दिया गया था ताकि उनके ऊपर बम ना गिरे, वो बच सके, अपनी माओं से अलग कर दिया गया था ताकि जिंदा रहें। 2 साल बाद वो बच्चे लौट के आए तो माएं बड़ी मुश्किल से पहचान पाई। बच्चे कहां अपनी मां को पहचानते जिसको 2 साल से देखा नहीं था। आप सोच सकते हैं, पैदा होते ही बच्चों को अलग कर दिया गया कि बच्चों की जान बच सके, बच्चों को इलाज मिल सके, और 2 साल तक माएं अपने बच्चों को देख नहीं पाई। 2 साल बाद देखकर किस तरह पहचाना, और उसके बाद जो रोई हैं, जो दर्द दिखा है, वो सारी दुनिया को नहीं दिखता। गजा का दर्द सारे लोग भूल चुके हैं। ईरान का वार चूंकि चल रहा है तो ईरान के वार पर हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन गजा में अभी भी वही सारा कुछ जारी है, हम भूल चुके हैं। और उन्हीं गजा और फलस्तीन के लोगों के खिलाफ इजराइल की कनेसेट में जो नया कानून बना है उसके खिलाफ सीरिया में हम लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो प्रदर्शन है ये दिख भले रहे हैं आपको सिर्फ गजा वाले मुद्दे पे, एक कोई मुद्दा होता है जिस पर लोग जमीन पर उतर जाते हैं, लेकिन ये सारे ईरान के समर्थन में भी बात कर रहे हैं और ये सारे अल शरा के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कल सरकार बदल जाएगी, इतना जल्दीबाजी में मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन ये गुस्से जो अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे बहरीन में दिखाई दे, चाहे सीरिया में दिखाई दे, या लेबनान में हमने जिस तरह से देखा कि वहां के क्रिश्चियंस ने कहा कि हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, ये जो अलग अलग जगह दिखाई दे रहे हैं, ये शायद ट्रंप ने सोचा भी नहीं था। ट्रंप तो इस कल्पना में बैठे थे कि ईरान में गुस्सा दिखाई देगा, ईरान में लोग सड़कों पर दिखाई देंगे और सरकार बदल जाएगी, लेकिन लोग दिखाई दे रहे हैं सीरिया में, लोग दिखाई दे रहे हैं बहरीन में, हो सकता है कुछ और जगहों पर लोग आए हों जिनकी खबर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंच पाई है। और यकीन जानिए, अगर ये जंग लंबी चलती है तो अरब में कई सारे तख्त और ताज उछल सकते हैं। क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। रहा सवाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का, तो अब हाल यह है कि ट्रंप अक्सर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम नहीं ले रहे हैं। जब नाम ले रहे हैं तो बेहद चिढ़ के ले रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने में यूरोप के मुल्कों ने हमारी मदद नहीं की तो हम यूक्रेन को मदद भेजना बंद कर देंगे। वो तो आपको ऐसे भी बंद करना पड़ेगा, आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं, 5 बिलियन पहले ही खर्च हो चुके हैं, आपके इंटरसेप्टर्स खाली पड़े हुए हैं, आपके मिडिल ईस्ट के बेस खत्म हो चुके हैं, आप तो दूसरी जगहों से हथियार लेकर मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, तो यूक्रेन को तो अब क्या ही मदद भेजेंगे। लेकिन ये चिढ़, ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन है जो बार बार यूरोपीय नेताओं के खिलाफ निकल रहा है, क्योंकि यूरोपीय जो लीडर्स हैं वो इनके साथ आने को तैयार नहीं। जैसे कल आप देखिए कोई आदमी कितना गिर सकता है, ट्रंप के गिरने की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैक्रोन का वो मजाक उड़ाता है, उसके गले का ऑपरेशन हुआ है मैक्रोन का, उसका मजाक उड़ाता है, कहता है उसकी बीवी उसके साथ बहुत खराब व्यवहार करती है। ये सब बातें वर्ल्ड लीडर्स बोलते हैं। शराब खानों में जो बात की जाती है, चंडू खानों में जो बात की जाती है, वो व्हाइट हाउस में स्टेज से ट्रंप बोलता है। ये हालत उसकी कर दी है ईरान ने। वैसे तो वो वैसे भी बदतमीज है, लेकिन ईरान के चक्कर में ऐसा लगता है कि उसका दिमागी तवाजुन जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। लेकिन बावजूद उसके यूरोप के नेता उसकी सुनने को तैयार नहीं है। इटली अपना बेस नहीं दे रहा है, पोलैंड ने कह दिया कि हम आपको मिसाइलें नहीं देंगे, पैट्रियट मिसाइलें हम आपको नहीं देंगे, फ्रांस कह रहा है हम इस जंग में नहीं शामिल होंगे, इंग्लैंड कह रहा है हम इस जंग में नहीं शामिल होंगे, कनाडा कह रहा है हम इस जंग में नहीं शामिल होंगे। और वो गुस्सा उसका बार बार निकल रहा है। कभी कहता है कि मुझे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो जाए खुलवा ले, इंग्लैंड खुलवा ले, फला खुलवा ले, ढिमका खुलवा ले। कुल मिलाजुलाकर मामला यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तो वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। कभी कहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुला तो हम जंग तेज कर देंगे, कभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम ही नहीं लेता है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज गले की ऐसी हड्डी बन चुकी है जो ना निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है।
ईरान का जहां तक सवाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसने अपना क्लियर बयान दिया है और बहुत साफ स्टैंड दिया है। वो पूरा एक लीगल प्रोसीजर तैयार कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। अभी तक कहा जा रहा था कि अगर स्वेज नहर के ऊपर इजिप्ट का कब्जा है या इजिप्ट टाल वसूलता है तो इसलिए कि स्वेज नहर उसकी सीमा में आती है, उसकी बाउंड्रीज के अंदर आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की बाउंड्री के अंदर नहीं आता। अब ईरान का दावा है, और सही दावा है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दो मुल्कों के टेरिटोरियल वाटर में आता है, ओमान और ईरान। ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट हॉर्मुज है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इलाका है 21 माइल का, वो ओमान और ईरान की मिल्कियत का इलाका है। अभी तक हमारी शराफत थी कि हम आपको ऐसे ही जाने दे रहे थे। अब एक पूरा लीगल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें ओमान भी शामिल होगा। कभी उस स्ट्रक्चर पर डिटेल में बात कर लूंगा, लेकिन मोटा मामला यह है कि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा और ओमान का मिला जुला कब्जा होगा। वहां से टॉल वसूला जाएगा, रूल्स बनाए जाएंगे कि कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है, और जो जा सकता है उससे कितना टॉल वसूलना है, वो टॉल ओमान और ईरान के बीच में बटेगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अभी तक इस जंग के पहले खुला हुआ था, वो अब खुला नहीं रहेगा। ये ईरान ने क्लियर कर दिया है। और ये तो क्लियर है ही कि तमाम कोशिशों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना अमेरिका के लिए पॉसिबल तो नहीं है। बीच में खबर यह आई कि यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए जो टीम बन रही है उसका हिस्सा होगा, जो ग्रुप बन रहा है। एक तो कौन सा ग्रुप बन रहा है किसी को नहीं पता, कोई तैयारी नहीं है, तो ग्रुप कहां से बन रहा है। दूसरा, यूएई ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम इस खेल में नहीं शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए किसी भी पहलकदमी में हम शामिल नहीं हैं, यानी खुद को उसने पीछे खींच लिया है। एक और उसका बयान आया है, ईरानी जो यूएई में रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। कहा है यूएई ने कि जिनके पास गोल्डन वीजा है, जिनके पास वीजा है, उनको हम नहीं निकाल रहे हैं। ईरानी लोग भी हमारी सोसाइटी का, हमारे मुल्क का हिस्सा है। यानी कहीं हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो जिससे चीजें सॉफ्ट हो रही हो। जानता है अच्छी तरह से ईरान की असली दुश्मन सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, बाकी सब तो बहाने हैं। असली लड़ाई इजराइल और अमेरिका के साथ है। हालांकि उसने काफी बमबारी की है, अमेरिकी इलाकों पर भी बमबारी की है, तेल के अड्डों पर भी बमबारी की है। अगर बमबारियां हम गिनने चले तो 2500 के आसपास यूएई पे बमबारी हो चुकी है, कतर पे 250 के आसपास, सऊदी में 366, कुवैत में 450, बहरीन में 584। तो काफी बमबारमेंट, काफी मिसाइलें गिरी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो भी रूल बनाएगा उसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए अच्छी खासी छूट रखेगा। कुछ मुल्कों को भेजे जाने वाले तेल वगैरह पर वो लगा सकता है टाल, बाकी वो फ्री ही रखना चाहेगा, उनको अपना दोस्त बनाकर ही रखना चाहेगा, लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक करना चाहेगा। फिलहाल तो ये पक्की बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ने वाला है। कल जो साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी है उसने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट का मतलब ये था, उस ट्वीट का मानी ये था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वही होगा जो ओमान और ईरान चाहेंगे। उसको रिट्वीट करते हुए, कोट रिट्वीट करते हुए, ईरान की भारत में जो एम्बेसी है उसने लिखा कि जो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि हिंदुस्तान को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने की छूट मिलेगी। जाहिर है हिंदुस्तानी लोगों ने जिस कदर की मोहब्बत दिखाई है ईरान के साथ, सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम ने जिस तरह की मोहब्बत दिखाई है, ईरान ये चीज जानता है कि सरकार तो आती जाती रहती है, अवाम हमेशा रहती है, और अवाम चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो पूरी तरह से ईरान के साथ जाकर खड़ी है। आपको एक मजेदार वाकया बताता हूं। सचिन पायलट केरल में प्रचार कर रहे हैं, और केरल में प्रचार करते समय उन्होंने एक फोटो पोस्ट की जिसमें वो एक ईरानी चाय वाले के साथ खड़े हैं। ईरानी चाय वहां पर मिल रही है। आप जानते हैं केरला में अच्छी खासी ईरानी चाय मिलती है। हैदराबाद में आप जाएंगे तो दम वाली ईरानी चाय मिलती है। मुंबई में भी ईरानी चाय अच्छी मिलती है, अब का मुझे नहीं पता, लेकिन एक जमाने में लखनऊ में भी ईरानी चाय बहुत अच्छी मिला करती थी। तो ईरानी चाय के शौकीन हिंदुस्तान में पहले से हैं। उन्होंने ये फोटो लगाकर लिखा कि ट्रंप को शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो सचिन पायलट वहां खड़े होकर मजे ले रहे हैं, और सचिन पायलट जो कह रहे हैं दरअसल वो ज्यादातर हिंदुस्तानियों के दिल की बात है जो इस समय ईरान के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि ईरान की जो भारत में एम्बेसी है वो इस बात को कहती है कि हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों को दिक्कत नहीं होगी। खैर, क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते। फिलहाल जितना कुछ चल रहा है 3 लाइन में मैं उसको आपको बताता हूं। ट्रंप के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, उसके पास कोई प्लान बी नहीं था।
इजराइल पर ऐसी मार पड़ रही है जो दिखा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिसके जख्म साफ साफ महसूस हो रहे हैं जब फॉक्स न्यूज जैसा चैनल, जो अमेरिका का करीबी चैनल है, जो इजराइल का करीबी चैनल है, वो हमलों के बाद बाकायदा फ्लैशलाइन चलाता है कि इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ, और वहां का जो आईडीएफ का चीफ है, आर्मी का चीफ है हलेवी, वो कहता है कि हमारे पास लोगों की कमी है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इजराइल का क्या हाल है। तो जंग जल्दी नहीं रुकने वाली है, लंबी चलेगी, कैसी चलेगी हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल ईरान मजबूती पर है। और आखिरी बात यह कि जंग जितनी लंबी चलेगी, इजराइल और अमेरिका के लिए उतनी मुश्किलात होगी। दुनिया में कोई मुल्क उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं हम नाटो से बाहर निकल जाएंगे, उसके बावजूद यूरोपीय जो मुल्क हैं वो उनके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से मैक्रोन के साथ, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेमर के साथ लगातार बदतमीजी करता आ रहा है ट्रंप, ये रिश्ते और बुरे होंगे। कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारे मुल्क ईरान से समझौता कर लें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, और केवल अमेरिका और इजराइल अकेले पड़ जाएं। मैं आपको बताऊं कि जो मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज हैं वो भी बहुत प्रोएक्टिव नहीं दिख रही हैं। सऊदी अरबिया ने कह दिया ईरान के खिलाफ किसी जंग में हम शामिल नहीं होंगे। यूएई कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने में हम शामिल नहीं होंगे। यानी हवा बदल तो रही है, अब कितनी बदलती है, कहां तक जाती है, जैसे जैसे जहां जहां जाएगी हम उसका पीछा करेंगे और सही खबर आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।